हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सब लोगों को। फिर से नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं और आज हम नया टॉपिक हमारा चालू करने वाले हैं। पिछला जो टॉपिक हमारा रह गया था उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करके हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। कल वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो आपको जहां तक याद होगा, जो हमें आगे में काम आने वाला है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन ऑफ एनी सिस्टम कंप्लीटली। हो सकता है इसको आपको रटना ना हो तो समझना जरूरी है। किसी भी मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन को कंप्लीटली बताने के लिए हमें कम से कम कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे, जितने लगेंगे उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाएगा। होपफुली आपको बात समझ गई है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा मेयर रिलेशन, ठीक है। लेकिन मेयर रिलेशन में कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें पहले समझना पड़ेगा, ताकि वो टर्म आप समझने के बाद में आप मेयर रिलेशन को इजीली समझ पाओ। क्योंकि अगर वो टर्म आपको मैं नहीं बताऊंगा ना तो आपको ना कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे यार ये कहां से आया, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्म्स हम आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो हमारा पहला बेसिक टर्म है वो है स्पेसिफिक हीट। क्या है बोलो? स्पेसिफिक हीट। चलो, वैसे तो और भी है जो आगे मैं बताऊंगा मैं, ठीक है। बड़े आगे चलो। तो स्पेसिफिक हीट को समझने के लिए आपको क्या करना है बोलो बच्चों? कुछ नहीं करना है। वेरी गुड। कुछ नहीं करना है, एक कंटेनर लेना है। क्या करना है? एक कंटेनर लेना है और उस कंटेनर में कुछ भी सब्सटेंस डाल दो। लेट दैट सब्सटेंस बी वाटर। जरूरी नहीं वाटर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सब्सटेंस में पानी लिया। कितना पानी लिया बोलो? 1 ग्राम का। कितना? 1 ग्राम का पानी ले लिया, ठीक है। और इसको क्या करने लग गया बोलो? हीट करने लग गया। क्या करने लग गया? हीट करने लग गया। लेट अस अज्यूम कि ये पानी को मुझे गर्म करना था। क्या करना था? गर्म करना था। जब मैंने गर्म किया पानी को, देखो गर्म और ग्राम इज सेम, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को जब आप हीट करोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है कि किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट करो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें लगेगी किसी सब्सटेंस की 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी उस हीट को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। समझ में आया क्या? हम डेफिनेशन अगर बोले तो ऐसे आएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat which is given to any substance, that is which is required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितने ग्राम का होना चाहिए? वो 1 ग्राम का। तो 1 ग्राम के टेम्परेचर को, 1 ग्राम के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में हमें कम से कम कितनी हीट लगेगी, उस हीट को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। क्या ये हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा? बिल्कुल, ठीक है। इतना याद रहेगा, 1 ग्राम के सब्सटेंस का टेम्परेचर, 1 ग्राम के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी, उस हीट को स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। बोलो, बात समझी? यस सर। अरे स्पेसिफिक हीट कितनी टाइप की होती है बोलो? स्पेसिफिक हीट ना 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहली स्पेसिफिक हीट का टाइप आएगा, स्पेसिफिक हीट देखो बच्चों 2 टाइप की होती है, ठीक है। कौन सी? इसका जो पहला टाइप है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पहला टाइप कौन सा है बोलो? स्पेसिफिक हीट। पहला टाइप है इसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पहला है इसका टाइप। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम सीपी से भी डिनोट करते हैं, सीपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट
वॉल्यूम, समझ में आया, जिसको सीवी भी बोला जाता है। बोलो बात समझी क्या? बोलो इसमें क्या सुना आपने, क्या समझा? कोई भी 1 ग्राम के सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दो तो उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दो तो उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी एंड सीवी, समझ में आया क्या? अब सुनो, मेयर रिलेशन में हमें इन दोनों का ही रिलेशन बताना है। मेयर रिलेशन में है ना, इन दोनों का रिलेशन गैस कांस्टेंट के साथ बताना है। अब मुझे बताओ, मैंने डायरेक्ट बताया होता तो सीपी सीवी समझा ही नहीं होता आपको, इसीलिए ये टर्म आपको समझाना जरूरी था। समझ में आया क्या? पक्का? बढ़ो आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म जो आपको मुझे आपको बताना है वो सुनो, वो है जो आगे में आपको काम आने वाला है, लेटेंट हीट। क्या याद, क्या 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 काम आएगा बोलो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक और है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत आसान है, सुन लो क्या है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पहले समझते हैं, फिर बाद में आपको फ्यूजन समझ में आएगा। देखो हमें क्या करना है, अब लेना है 1 kg ऑफ वाटर। क्या लेना है बोलो? 1 kg ऑफ वाटर। अच्छा, अभी समझा सर। अब मुझे क्या करना है, इस 1 kg ऑफ वाटर को हीट करना है। ऑब्वियसली जब मैं हीट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो बच्चों? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? हाँ सर, लेकिन मैं सिर्फ थोड़े पानी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 1 kg ऑफ वाटर को, पूरे 1 kg ऑफ वाटर को स्टीम में या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम से कम कितनी हीट इसको देनी पड़ेगी? समझ में आया क्या? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। 1 kg ऑफ वाटर को कंप्लीटली स्टीम या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी हीट इसको देनी पड़ेगी? जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। समझ में आया क्या? अब सवाल यह है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी के लिए कितना होता है? वो नियरली इतना होता है, याद रखना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू नियरली होती है 2256 किलो जूल पर केजी ऑफ वाटर। मतलब कम से कम नहीं बोले तो 22,56,000। ये देखो ना, किलो है ना तो और 10 to the power 3 आएगा, मतलब 2256 नियरली होती है। ये चेक कर सकते हो आप, तो हो सकता है थोड़ा वेरी कर सकता है। ये समझा? लेटेंट हीट क्या बोलो? 1 kg पानी को पूरा स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी? जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। फ्यूजन जस्ट अपोजिट ऑफ वेपराइजेशन। हमें क्या करना है? हाँ, एक और चीज मैं यहां बताना भूल गया। जब 1 kg ऑफ वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो यहां एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, और वो है टेम्परेचर। क्या है बोलो? कांस्टेंट टेम्परेचर पे 1 kg ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में कितनी हीट देनी पड़ेगी? टेम्परेचर चेंज नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री पे ही तो स्टीम में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये? हाँ कि ना? तो 100 डिग्री पे ही ये कितना हीट उसको देते रहना पड़ेगा। तो इतनी हीट दोगे तो आप उसको पूरे 1 kg ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम वही चीज, अगर आपने ठंडा पानी लिया, ठंडा पानी है वो लिक्विड है, अब उस लिक्विड को आपको क्या करना है बोलो? आइस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बोलो? वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली इसको हीट तो नहीं देंगे, हीट देने पे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ कि ना? तो फिर क्या करेंगे सर? बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, इस वाटर से हमने इसको हीट दिया था तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया।
लेकिन अब हम वाटर से हीट को क्या करेंगे, निकालेंगे, रिमूव करेंगे। समझ में आया क्या? देखो क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो। 1 kg ऑफ वाटर से हम कितनी हीट निकालेंगे ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आइस में, मतलब वो फ्यूज हो जाए। समझा? 1 kg ऑफ वाटर को फ्यूज करने के लिए या आइस में कन्वर्ट करने के लिए हम वहां से कितनी हीट निकालेंगे, जितनी हीट निकालेंगे उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ में आ गई क्या? बोलो भाई, आइस में कन्वर्ट करने के लिए पानी से कितनी हीट निकालनी होती है, याद रखना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नियरली 334 जूल पर केजी होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है, जो आगे आएगा तो देखेंगे अपन। ठीक है, फिलहाल हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और स्पेसिफिक हीट, इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं, जिसको बोला जाता है मेयर्स रिलेशन। ठीक है, बढ़े आगे। चलो बच्चों बढ़ते हैं। चलो, अरे ये क्यों नीचे गिर रहा है भाई, मेरे जैसा मत बन। हाँ, मिलने मुझसे आई हो मत गालो कीश, ए मेरे भाई। चलो बड़े आगे। अच्छा बच्चों, आपको एक सवाल पूछता हूं मैं, ठीक है? मुझे एक बात बताना, सपोज आपको कोई पूछे, अगर की बात कर रहा हूं, अगर आपको किसी ने सवाल पूछ लिया कि बच्चों बताओ वेपराइजेशन, किसकी बात कर रहा हूं बोलो मैं, वेपराइजेशन। ये क्या लिखा यार, ये कौन है लिखने वाला, पता नहीं, कुछ लिख ही नहीं रहा है ना। वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलो क्या डिफरेंस है दोनों में, बोलो, बोल दो ना जरा, बोलो वेपराइजेशन और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इवापोरेशन में ना क्या होता है सर, पानी गर्म होता है। हाँ, ओ सर, पानी ना स्टीम में कन्वर्ट होता है, इवापोरेट हो जाता है, पानी इवापोरेट हो जाता है और वो स्टीम में कन्वर्ट होके ऊपर चला जाता है। बोलो बात समझी? तो फिर उसी को मेरा एक सवाल है, तो वेपराइजेशन में क्या होता है? तो आप सोच रहे होंगे सर पानी को ना हम गर्म करते हैं और ये इवापोरेट नहीं होता है सर, ये वेपराइज हो जाता है। अरे बोलो बात समझी क्या? लेकिन आप सोच तो ठीक रहे हो, लेकिन क्या दोनों आपको सेम ही नजर आ रहे हैं? मतलब आपका पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। बोलो दोनों प्रोसेस में एक ही चीज हो रही है? अरे हाँ कि ना? तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? बहुत इजी है। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा? सपोज आपने क्या किया, गैस ले लिया और इस गैस में आपने एक कंटेनर रख दिया, ये हो गया आपका कंटेनर, इसमें रख दिया पानी और ये हो गई गैस शुरू, ऑन। जैसे मैंने गैस ऑन किया, बोलो क्या हीट हो गया? हीट होके क्या पानी गर्म होके कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो ये कौन सी प्रोसेस है? आप पता है क्या बोलोगे? सर दिस इज नथिंग बट वेपराइजेशन। बोलो हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है। अरे ऐसा थोड़ी ना भाई, स्टीम और वेपर तो एक ही, इवापोरेट हो गया ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझना, इट इज नॉट इवापोरेशन, दिस इज वेपराइजेशन। तो आप बोलोगे सर फिर इवापोरेशन क्या है? बहुत इजी, रिवर में पानी रखा है, किसी तालाब में पानी रखा है और धूप की वजह से वो गर्म हो रहा है और उसकी वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट होकर ऊपर जा रहा है, दिस इज नथिंग बट इवापोरेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये गैस किसने ऑन किया था? मैंने। क्या ये गैस इंसान ने बनाई हुई गैस है? मतलब क्या ये मैन मेड फिनोमिनॉन है? अरे हाँ या ना? ये इंसानों द्वारा बनाया गया है और इवापोरेशन नेचर का फिनोमिनॉन है। क्या सन को आपने बनाया है? नहीं, सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। बोलो बराबर, या एनर्जी बोल सकते हो आप। तो क्या सन की वजह से जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे इवापोरेशन। मतलब इट इज अ नेचुरल फिनोमिनॉन एंड दिस इज मैन मेड फिनोमिनॉन। होपफुली आपको बात समझ गई होगी। हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टाइम पास को हम खत्म करते हैं। चलो
बड़े। चलो तो बोलो भाई हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन जो है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हमें मेयर रिलेशन निकाल के दिखाना है। मोलार स्पेसिफिक हीट जो कि हमने पढ़ा था अभी, और एक आएगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। वैसे तो वो सवाल नहीं पूछेंगे, मोस्टली आपको मोलार स्पेसिफिक हीट पे ही पूछते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो मैं उसका आंसर आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान देना है। ठीक है, शुरू करें। चलो, एक चीज और रह गई यार, बताना पड़ेगा, है ना। चलो बता देते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, समझ के चलो, समझ के चलो। ठीक है, ये एक वर्किंग सब्सटेंस है। लेट अस अज्यूम कि इसके अंदर एक गैस है। क्या है? गैस। और आपने इस गैस को क्या किया बोलो? हीट प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड किया बोलो? आपने इस गैस को हीट प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की? हीट। लेट दैट हीट बी डेल्टा क्यू या डी क्यू। आपने कितनी हीट दी उसको? डी क्यू। तो याद रखना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी आप किसी सब्सटेंस को या किसी वर्किंग सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करोगे, तो उस हीट का वो जो सब्सटेंस है दो फॉर्म में यूज करेगा। मतलब दो फॉर्म में उसको वो यूटिलाइज करेगा। कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? उस हीट का कुछ हीट को वो किस में कन्वर्ट कर देगा बोलो? वर्क डन में, विच इज यूजफुल फॉर अस। समझ में आया? इस हीट को वो वर्क डन में कन्वर्ट करेगा, मतलब कुछ तो भी काम करेगा। और जो बची हुई हीट है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज करेगा। इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा बोलो? इंक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी को हम यू या डी यू बोल देंगे। डी यू मतलब थोड़ा सा। ठीक है, बोलो क्या बोला मैंने? जब भी आप कोई हीट किसी सब्सटेंस को दोगे, तो वो सब्सटेंस उस हीट का क्या करेगा? कुछ काम करेगा और क्या बढ़ाएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। एग्जांपल बताओ क्या? चलो सुन लो, समझ के चलो। इंजन, गाड़ी में इंजन होता है, टू व्हीलर। हाँ, अरे बोलो क्या उसमें भी फ्यूल द्वारा कुछ हीट प्रोवाइड होता होगा वर्किंग सब्सटेंस को? बोलो हाँ कि ना। तो वो हीट जब कन्वर्ट होगी तो क्या कुछ ना कुछ वर्कडन होता होगा। और वर्कडन कौन सा है? गाड़ी का चलना। जब गाड़ी चलती है तो वही तो हमारा वर्कडन है। सही, इंटरनल एनर्जी कहाँ गई फिर? अरे मुझे एक बात बताओ, क्या अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपका इंजन गर्म हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। वही गर्म होना, इट इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। बोलो वो क्या है? एक तरीके का इंटरनल एनर्जी। समझ गया? कोई भी चीज का टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। आगे में पढ़ने वाले हैं हम, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, पढ़ने वाले हैं। जैसे फैन को ऑन किया, बराबर, फैन को ऑन करते हमने उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। यहां हीट एनर्जी दिया था, वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। क्या वो एनर्जी ने कुछ काम किया? पंखे को घुमाने का काम किया। और जो बची एनर्जी है वो कहां चली गई? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, जो मैंने हीट दिया था वो थोड़ा सा काम करने में यूज हुई है और उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हुई है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसको थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, जो कि अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो इतना समझा बच्चों? पक्का? बोलो क्या बोला? जो भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो कुछ काम करने में यूज होगी और इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगी। समझ में आया क्या? बढ़े आगे? बराबर है? दिख रहा है सब कुछ? ठीक, बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक और चीज रह गई है आखिरी, फिर हम आएंगे मेयर रिलेशन। और देखो फिर आपको मेयर रिलेशन वाला क्वेश्चन कितना आसान लगेगा। ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, समझ के चलो, ये एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर में हमने बनाया पिस्टन। क्या बनाया? पिस्टन। पिस्टन। यहां पे है वर्किंग सब्सटेंस आपकी गैस। अरे यार सॉरी, आपकी गैस नहीं है, वो गैस है, बस गैस वर्किंग सब्सटेंस है।
चलो, अब मुझे एक बात बताओ, सपोज अगर मैंने पिस्टन से यहां पे फोर्स लगाया, लेकिन मैंने ये देखा, मतलब कोई तो भी प्रोसेस हो रही है ऐसा समझ के चलो, लेकिन ये जो पिस्टन है इसका नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ना तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या वर्क डन भी नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला ही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बराबर बोल रहे हो क्या? बिल्कुल सही। अच्छा सर, फोर्स मतलब क्या प्रेशर इनटू एरिया होता है क्या? क्योंकि प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब क्या फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया डाल दूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। और व्हाट इज एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन वॉल्यूम। क्या हो जाएगा बोलो? चेंज इन वॉल्यूम। फिर से एक बार, एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? और हाइट को हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ये रहा हाइट। बोलो क्या एरिया इनटू थोड़ी सी हाइट मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, उसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाएगा? मतलब क्या अगर पिस्टन यहीं पे है तो पहले वॉल्यूम इतना था, अभी भी उतना ही है, तो वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं। तो वर्क डन कितना रहेगा? जीरो रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन कितना रहेगा? जीरो रहेगा। या जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क डन कितना रहेगा? जीरो रहेगा। समझ में आया क्या? ये भी काम अभी आने वाला है। अब हम शुरू करेंगे मेयर रिलेशन। चलो बच्चों, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर आपने बहुत टाइम लगा दिया मेयर रिलेशन को पढ़ाने में, लेकिन बच्चों एक बात बता दूं मैं, ये जो मैं अपने आप जब भी अभी आपको मैंने बताया, ये बताना आपको बहुत जरूरी था, नहीं तो आपको मेयर रिलेशन समझा ही नहीं होता। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक। आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा वो आप देख सकते हो। बोलो क्या क्वेश्चन है? हमें मेयर रिलेशन निकालना है मोलार स्पेसिफिक हीट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए। चलो बच्चों निकालते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, सुन लो, हम क्या करेंगे, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। हमें कितने मोल की गैस लेनी है? बोलो 1 मोल की। कहां लेनी है? सिलेंडर के अंदर। फील्ड इन अ सिलेंडर विथ, सिलेंडर कैसा होना चाहिए? लाइट एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन। बोलो क्या आपको इतना समझा? एक गैस देखो, सिलेंडर लिया, सिलेंडर में गैस ले लिया, ठीक है, वो गैस कौन सी है? 1 मोल की गैस है। तो मैंने 1 मोल की गैस सिलेंडर के अंदर लिया जिसमें पिस्टन कैसा है? बोलो लाइट है, एयर टाइट और फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं बोल दूं कि लेट P, V, T बी द, बोलो ये क्या है? P क्या है? बोलो बच्चों प्रेशर है, V क्या है? बोलो वॉल्यूम है, एंड T क्या है? टेम्परेचर है। किसका? ऑफ गैस रिस्पेक्टिवली। बोलो क्या आपको ये भी समझ में आया? हाँ, अब सुनो, बहुत मजा आएगा आपको। हमें करना क्या है रिलेशन निकालने के लिए? हमें गैस को ना हीट करना है, लेकिन कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला कांस्टेंट वॉल्यूम पे और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है बच्चों, शुरू करें? चलो करते देखते क्या होता है। देखो हम बोलेंगे इफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम गैस को कैसे हीट करेंगे? बोलो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, कंफर्म है, लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वर्क डन कितना रहेगा? 0। चलो तो हम बोलेंगे अगर हमने गैस को हीट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय dt, उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा? लेट अस अज्यूम dt से बढ़ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब ऐसा होगा तो जो मैं हीट दूंगा, देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, जो भी हीट हम देते हैं
वो काम करने में यूज होती है और इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, बराबर। अब सोचो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो काम होगा क्या? नहीं। जब काम ही नहीं होगा तो पूरी हीट किस में यूटिलाइज होगी? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, मतलब पूरा लॉस। समझ में आया क्या? तो हम बोलेंगे जो भी हीट मैं सप्लाई करूंगा वो उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होगी। इक्वेशन से समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्क डन हो जाएगा 0। हम लिखेंगे देन amount of heat supplied to the gas, amount of heat supplied to the gas is utilized to increase क्या इंक्रीज करने के लिए बोलो बच्चों? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। क्यों? क्योंकि वर्क डन कैसा है? 0। क्यों वर्क डन 0 है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ कि ना? हम बोलेंगे सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट नो वर्क इज डन। बोलो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? मैंने क्या बोला? जब हम हीट को प्रोवाइड करेंगे विथ कांस्टेंट वॉल्यूम तो वॉल्यूम में वर्क डन तो नहीं होगा। जितना भी हीट मैं उसको दूंगा पूरे इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जितना भी हीट मैंने उसको दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वो क्या उसके इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट था CV, तो इसका आंसर आ जाएगा CV dt। समझ में आया क्या? पक्का? अब आप रियलिटी में इसका फॉर्मूला होता है NCV dt, लेकिन हमने कितना मोल ले लिया? 1, इसीलिए यहां n की जगह 1 लिखा है हमने। बोलो बात समझ में आ गई? चलो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बोलो इतना है। ठीक है, अब बोलो बच्चों, अब हम हीट फिर से करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? बोलो कांस्टेंट प्रेशर पे। बोलो आंसर क्या आएगा? सेम स्टेटमेंट आएगा, ये सेम टू सेम स्टेटमेंट। देखो कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, देख चेक करते रहना आप। इफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, बोलो क्या उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों बढ़ेगा? अभी चलो बराबर है। इट्स टेम्परेचर is rises by dt and volume will change by dv। वॉल्यूम कितने से चेंज हो जाएगा? dv से। मतलब अभी काम भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। बोलो समझ में आया क्या? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया है। तो हम बोलेंगे सेम स्टेटमेंट यहां से आएगा, then amount of heat supplied to the gas, amount of heat supplied to the gas is utilized to increase internal energy of gas or वर्क डन में, as well as to perform वर्क डन। बोलो बात समझ में आई क्या? टू परफॉर्म वर्क डन, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया है? चेंज। बोलो इतना समझ में आया क्या? लिख लोगे आप? बिल्कुल सही। इक्वेशन को लिखना है भाई। बोलो इक्वेशन क्या आएगा? dq2 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं ना, इसको ना dqv लिख, वैसे नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको ना लिखेंगे, लिख ही लेते हैं। ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ठीक है, चलो बोलो dqp का आंसर क्या आ जाएगा? बोलो du प्लस w। बोलो क्या इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और वर्क डन भी होगा? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या आपको du ऑलरेडी पता है? यहां पे ना एक मैं वर्ड भूल गया, आपने ऐसा लिखना, इट्स टेम्परेचर इज राइजेस बाय सेम अमाउंट
नहीं, वैसे तो dt लिख सकते हो आप, ऐसा लिखना, इफ गैस इज हीटेड एट सेम टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट, चल जाएगा, रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इसका टेम्परेचर सेम तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो dt लिखा है हमने, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा। वैसे आप एक स्टेटमेंट इसमें डाल सकते हो, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर तक जितना यहां था उतना ही बढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने dt लिखा है। ठीक है, चलो बोलो du मतलब क्या, यही है, तो यहां पे पुट कर दो cv dt, और वर्क डन क्या होता है बोलो, p इंटू dv, और cp का मतलब हो जाएगा, सॉरी dq का मतलब हो जाएगा cp dt। जैसे आपने यहाँ qv के लिए cv dt लिखा, वैसे ही qp के लिए क्या लिखोगे, cp dt लिखोगे। बोलो समझा? इसको इधर ले लो, cp dt माइनस cv dt इज इक्वल टू p dv। समझा? अब बोलो, क्या मैं यहां से dt कॉमन निकाल लूंगा, और dt कॉमन निकालूंगा तो अपना आंसर क्या आएगा, cp माइनस cv इंटू dt इज इक्वल टू p dv। बोलो समझ में आया क्या? इसको बोल दो 2। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन बोलो क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, बोलो कितना आएगा, P dV इज इक्वल टू R dt। अब आप सोच रहे होंगे सर वो तो PV इक्वल टू nRT था, हाँ, लेकिन वॉल्यूम dt थोड़ा सा टेम्परेचर लिया तो थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा, तो और यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दिया, तो PV की जगह R dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पे R dt लिख दो, तो बोलो आंसर क्या आएगा अपना, Cp माइनस CV इंटू dt इज इक्वल टू R dt क्या हो जाएगा, तो अपना आंसर बोलो क्या आएगा बच्चों, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। समझ में आया क्या? दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, दिस इज योर मेयर रिलेशन फॉर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, नॉट दिस इज फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है, सॉरी, दिस इज फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इतना लिखो, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम, और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए भी हम वैल्यू को थोड़ा सा फाइंड करेंगे। बोलो भाई, बात समझ में आ गई क्या? पक्का? बड़े आगे मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? हाँ दिख रहा हूं शायद। चलो ठीक है, तो खींच लेना इसको, आपके काम में आएगा। चलो बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं वो साइड का नहीं इरेज करूंगा क्योंकि आपको समझ में आएगा क्यों नहीं करना है। चलो ध्यान दो इधर। अभी हमने बोला, क्या बोला हमने? बोला लेट SP एंड SV आर, ये दोनों प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है। कहां कहां पे? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, SP एंड SV क्या है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है। इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। वो ये है कि जो CP होता है ना बच्चों, वो होता है मोलार मास इनटू SP। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? जैसे CP का है तो CV का भी रहेगा, CV क्या हो जाएगा? मोलार मास इनटू SV हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? तो इनकी जगह आप यहां पे पुट कर दो। ठीक है, तो देखो क्या आंसर आएगा अपना, एक नया रिलेशन आएगा जो आपको काम आएगा आगे में। ठीक है, सुनो, तो मैंने बोल दिया इसकी जगह पुट कर दो, आंसर क्या आएगा बोलो? MOSP माइनस MOSV, मैंने MO कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू R बाय J। यहां पे एक टर्म आएगा बच्चों J, उसको क्या और बोलते हैं, उसका यूज क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा। इसको डिवाइड कर दो बच्चों, बोलो SP माइनस SV कितना हो जाएगा बोलो? R बाय MO इंटू J। समझा? ये रहा आपका मेयर रिलेशन फॉर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। समझा? यहां पे ना बच्चों ये जो J है ना, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको क्या बोला जाता है बोलो? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसका यूज सुनो क्या है? इसका यूज है, कभी भी याद रखना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्यों जरूरी है?
क्योंकि यहां पे जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा ना, तो इसके यूनिट में आपको जूल नजर आएगा। क्या नजर आएगा बच्चों, बोलो, जूल। और इसके यूनिट में आपको कैलोरी नजर आएगा। क्या नजर आएगा, कैलोरी। पक्का समझ में आया। ऐसी कंडीशन में इन दोनों को आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया क्या, पक्का। क्योंकि दोनों यूनिट किसके, जो एनर्जी के ही है। इसमें जूल, इसमें कैलोरी, नहीं चलता, बेसिकली तो नहीं चलता। तो जो एक्स्ट्रा हमारा फैक्टर आ रहा है, वो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, वही है हमारा जे। जे गिव्स द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। समझ में आया क्या बच्चों। ये जो जे होता है ना, ये जे हमें कैलोरी, किसके बारे में, कैलोरी और जूल का रिलेशन बताता है। वैसे ये गलत लिख दिया मैंने, इसका रियल रिलेशन होता है, किसके बारे में बताएगा, जे, बोलो, जूल और कैलोरी के बारे में बताएगा। बोलो समझा क्या। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलो। इसकी वैल्यू होती है, गलत बता दिया भाई, पहले ही सही था, सॉरी। कैलोरी अपॉन जूल ही रहता है, जे। अब आप बोलोगे ये जो हमारा वैल्यू है वो कितना होता है सर, वो बताओ। तो ये याद रखना है, इसका वैल्यू होता है 4.2 अप्रॉक्स। कितना, 4.18 होता है वैसे तो, लेकिन हमने कंसीडर कर लिया 4.2। समझ में आया क्या। तो ये जे की वैल्यू मोस्टली इतनी ही होती है। मतलब ये जो है इन दोनों का कन्वर्जन है। समझ में आया क्या, पक्का। मतलब याद रख लेना, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। ये जो 4.18 है, इट इज नथिंग बट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। समझा। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। न्यूमेरिकल में क्यों क्यों काम का है ये, क्योंकि आपको अगर ये दे दिया जाए तो इन दोनों का यूनिट अलग भी हो तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्या बोला, समझा। ये कैलोरी में रहने देना है और ये जूल में रहने देना है। बात समझ में आ गई क्या। न्यूमेरिकल आ सकता है, ये कैलोरी में दिया रहेगा या जूल में दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे अरे क्या करूं। लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको जे निकालने बोलेगा या ये दिया रहेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं। ये हो गया आपका मोलार स्पेसिफिक हीट का टॉपिक खत्म। और हम टॉपिक पे आते हैं, हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम से इन दोनों को हम थोड़ा रिलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स हम कल करेंगे। फिलहाल हमारे आईएमपी टॉपिक को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, पक्का। बड़े आगे, चलो बढ़ते हैं। बच्चों याद रखना, हमें ना भी करना क्या है, हमें अलग अलग गैसेस लेनी है और हर गैस के लिए सीपी निकालना है, सीवी निकालना है और क्या निकालना है, ग्यामा। ये ग्यामा क्या है सर, सुन लो। एक्चुअल में सीपी क्या है, बोलो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है, बोलो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों स्पेसिफिक हीट है, तो उसके रेशियो को क्या नाम दिया जाएगा सर, मैं बताऊं क्या, शायद उसको स्पेसिफिक हीट रेशियो बोलेंगे क्या। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, क्योंकि दोनों स्पेसिफिक हीट है, उसके रेशियो को तो यही नाम देंगे ना, स्पेसिफिक हीट रेशियो। समझ में आया क्या। स्पेसिफिक हीट रेशियो इज नथिंग बट सीपी बाय सीवी, और इसको डिनोट किया जाता है किससे, ग्यामा से। किससे डिनोट किया जाता है, बोलो बच्चों, इसको ग्यामा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ग्यामा मतलब स्पेसिफिक हीट रेशियो, इसको एडियाबैटिक रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, इन सम केसेस, मोस्टली नहीं बोलते ही है, वैसे बोल सकते हैं। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये पता चल गया, अगर मैंने आपको सीपी निकालना सिखा, सीवी निकालना सिखा दिया, तो आप सीपी निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। आज ही करा था। हाँ या ना, अब ये काम आएगा बहुत बार। चलो तो शुरू करते हैं, एक एक टर्म हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ पे, क्या क्या काम आएगा। पहला तो काम आएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमें काम आने वाला है ग्यामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, अरे बोलो ना, बोल दो ना जरा ना। चलो शुरू करते हैं हम। देखो पहले अपन सॉल्व करेंगे किसके लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा।
लेकिन याद रखना वन वर्ड सवाल ही आएंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, फॉर मोनोएटॉमिक गैस देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो बात समझी क्या? बोलो बच्चों, इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। सो देयरफॉर एवरेज एनर्जी, एकदम आखिरी में लिख के दिया था, याद होगा, एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी होती है, बोलो क्या उसको U बोलेंगे, विच इज नथिंग बट 3 इंटू हाफ KBT। अरे बोलो ना यार, सही है नहीं? गलत गलत थोड़ी ना, मैं गलत पढ़ाता ही नहीं हूं। पहली बात तो यही फॉर्मूला आएगा, 3 इंटू हाफ KBT। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ सर आप तो सही बोल रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको एक सवाल पूछा, इसको ऐसे लिख दो तो चल जाएगा क्या? KBT की जगह पे, KB की जगह पे R/NA मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोल दो। KB की जगह पे मैं R/NA भी लिख सकता हूं। समझ में आया क्या? एक्चुअल में ना अपने को एक मॉलिक्यूल के लिए लेना है, इतने मॉलिक्यूल के लिए एवरेज एनर्जी ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स के लिए लेना है एनर्जी। तो अपना आंसर ना एक्चुअल में ऐसे आएगा। अरे देखो ना, अपने मॉलिक्यूल Na है तो Na क्या हो जाएगा? कैंसिल। अरे नहीं हो, एक मॉलिक्यूल के लिए ये था ना, तो Na मॉलिक्यूल, ये Na का ही तो वैल्यू है, तो Na मॉलिक्यूल के लिए कितना आएगा? Na/Na कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा? बोलो। अरे यार सॉरी, 3/2 RT। फिर से एक बार सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। हमारा ये जो फॉर्मूला था, ये था एक, चलो मैं लिख लेता हूं, फॉर अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का ये था पक्का। तो मुझे बताओ, फॉर Na मॉलिक्यूल, मतलब N इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स, तो बोलो N की जगह Na डाल दो, तो अपना आंसर बोलो क्या आएगा? U इक्वल टू 3/2 KB की जगह लिखेंगे, ये था अपना N मॉलिक्यूल के लिए, तो आंसर आएगा Na KB, मतलब होता है R/NAT। Na कैंसल, बोलो कितना आ जाएगा आंसर? 3/2 RT। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया आपका 3/2 RT पक्का। बड़े आगे मुझे CV निकालना है, CP निकालना है, किसके लिए? मोनोएटॉमिक के लिए। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था CV इक्वल टू DU/dt? नहीं, तो ये तो पढ़ा ही था, DU इज इक्वल टू CV/dt। पहले बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया था, तो इंटरनल एनर्जी मतलब ही हीट था, तो वही CV/dt के बराबर हो गया था, बराबर। मतलब क्या CV का मतलब डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी या एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होता है, तो इसका डेरिवेटिव ले लो ना, तो फिर ले लो ना रे बाबू, ले लो ले लो ले लो मां, ले लो, ले ले d/dt। बोलो 3/2 RT, बोलो T का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? बोलो बच्चों, CV का आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 R। पक्का समझ में आया क्या? अब बोलो, क्या CP माइनस CV इक्वल टू R होता है? ये क्या CP यहां से R प्लस CV हो जाएगा? R प्लस 3/2 R का मतलब 5/2 R हो जाएगा, बराबर। तो यहां से गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस क्या CP/CV हो जाएगा, और CP के ऊपर 5 लिखा है, इसके ऊपर 3, R/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? बोलो 5/3। समझ में आया क्या? पक्का? बड़े आगे, ये है मोनोएटॉमिक गैस का CP/CV। इसको क्लिक कर लो, इसी में हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं, ठीक है? बड़े आगे चलो, तो शुरू करते हैं नया वाला टॉपिक। बोलो, अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस न लेते हुए डाई एटॉमिक गैस ले लूं, बच्चों हम ये कल ही कर चुके हैं। हाँ, बोल कल मतलब परसों वाले वीडियो, मतलब पिछले वाले वीडियो में। बोलो डायटोमिक गैस कौन सी वाली गैस लेंगे? बोलो हम रिजिड। तो बोलो रिजिड गैस में कितने ट्रांसलेशनल थे? 2 3। और कितने रोटेशनल थे? बोलो 2
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। बोलो बराबर। देयर आर थ्री ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 0 वाइब्रेशन क्योंकि ये रिजिड है। तो बोलो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? बोलो बच्चों 5। तो इसमें एनर्जी कितनी आ जाएगी? बोलो 5/2। हाँ कि ना? मतलब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो यहां पे आ जाएगा 5/2 RT, तो यहां आ जाएगा 5/2 R, यहां आ जाएगा 5/2 R, तो यहां आ जाएगा 7/2 R। तो इसके ऊपर 7, इसके ऊपर 5, आंसर आ गया 7/5। बोलो ये भी समझ में आ गया? मतलब करना कुछ नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए, डेरिवेटिव लेना है बस। सही बोल रहा हूं क्या? जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना यहां नंबर लिखना है, RT, हाफ RT को मल्टीप्लाई करके। समझ में आया क्या? बड़े आगे सुनो फिर से अगला टॉपिक। अभी हम कौन सी गैस ले लेंगे? बोलो बच्चों नॉन रिजिड। बोलो कितने ट्रांसलेशनल? 3। कितने रोटेशनल? 2। कितने वाइब्रेशनल? 1। अब याद है वाइब्रेशनल में भी 2 DOF होते थे, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? बोलो बच्चों 7 तो यहां 7, यहां 7, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां आएगा 9, यहां आएगा 7 और यहां हो जाएगा 9/7। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? मुझे जहां तक लगता है अगर आपने पहला समझ लिया होगा ना तो बाकी 2 आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन ये चेंज कर देना। दिस इज फॉर डायटोमिक नॉन रिजिड, उसके पहले वाला डायटोमिक रिजिड। ठीक है पक्का? लेकिन मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं याद करने का। देखो आपको ना ये फॉर्मूला याद करना है, गामा इज इक्वल टू 2 + F/F। बस यही याद कर लो, वेयर F इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब चेक करें, गामा निकालना है। गामा इजीली पूछा जा सकता है, तो देखो कैसे पूछेंगे। सोचो मैंने बोला मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल, तो आंसर क्या आएगा? 2 + 3/3 मतलब 5/3। देखो 5/3 था कि नहीं था? हाँ या ना? दूसरा डायटोमिक रिजिड, बोलो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 + 2 7, 7/5 आंसर था कि नहीं था? और इसके लिए बोलो कितना? 7, तो 7 + 2 = 9/7। देखो आ गया आंसर। बोलो समझा? पक्का गारंटी के साथ। और डिग्री ऑफ फ्रीडम से एनर्जी मिल जाती है, वो नंबर में हाफ RT से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो ये भी समझ में आ गया क्या? मतलब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लर्न करना है। वो भी क्या लर्न करना है? सर हमें वो तो समझ में आ गया था। लर्न थोड़ी ना सर, आप लर्न थोड़ी ना कराते हो, आप तो समझाते हो। बोलो क्या आपको बात समझ गई बच्चों? पक्का? अब हम इन्हीं टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। कब? कल। कौन से टॉपिक पे? मेयर रिलेशन पे। ठीक है, मेयर रिलेशन पे हम कल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हम आज के लिए ही इस वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे, और कल मिलेंगे नए वाले टॉपिक के साथ विद न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट।